जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य कॉम्बो बैच जो है आचार्य शुक्ल बच्चन डॉक्टर नगेन और द्विवेदी जी का ये जो सीरीज है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। खास करके यूपी में आप देखेंगे सारे जितने भी एग्जाम है रिटन है, और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देखेंगे तो बहुत गहन अध्ययन की मांग करता है। उसी क्रम में देखिए चैनल पे आपको द्विवेदी जी का जो है तीनों किताबों वो भी कराया जा रहा है, डॉक्टर नगेंद्र का कराया जा रहा है। लेकिन अभी जो है जिस पे हम डिस्कशन भी कर रहे हैं और रेगुलर जो क्लास चल रहा है वो आपका है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी का। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आप बीच बीच में क्लास आपको मिलता ही रहता होगा, आप देखते रहते होंगे क्लास को। और अब ये देखिए कि ये जो क्लास है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की किताब, ये पूरा 2 साल का है। आप एक बार लेते तो सारी किताबें नोट्स सब उसी में आपको मिल रहा है। और बीच में हम क्लासेस की डिस्कशन करा रहे हैं, गाइडेंस देते चल रहे हैं कि कैसे कैसे आपको किताब को कवर करते चलना है। मतलब अगर आप 15-16 क्लास देखेंगे मेरे रीति काल भक्ति काल तक हो गए हैं, तो उसको आपको कैसे कैसे करना है, टुकड़ों में विभाजित करके कैसे पढ़ना है, तो उसको जो है वॉइस कॉल के थ्रू बताते चलते हैं और डिस्कशन मोड में लेते हैं। लेकिन उसकी भी रिकॉर्डिंग हमने 8वां फोल्डर बना के परिचर्चा नाम से वहाँ पे भी डिस्कशन सेव कर देते हैं कि आपको जब भी सुविधा हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं कैसे करना है क्लास को। तो यहाँ पे जो दूसरा बच्चन का इतिहास है आप देखेंगे पिछली क्लासेस में जो है अभ्रंश काव्य लगभग खत्म हो चुका है, जिसमें हमने डिस्कशन के थ्रू भी पूरा गाइड कर दिया कैसे कैसे आपको कवर करना है। भक्ति काल भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे 1650 से 1887 ये जर्नी शुरू होता है रीति काल का। सामंती परिवेश प्रेरणा स्रोत से ये टॉपिक शुरू होता है और आगे की क्लास इसी तरीके से चलते हैं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं रीति काल में ऐसा खास क्या है, और ये एक डेमो के तौर पे बीच बीच में आपको दिया जा रहा है ताकि आपको जानकारी हो कि हमारे ऐप पे 3 क्लासेस चल रहे हैं। गद्य की विविध विधा करके यूजीसी नेट का 10वां यूनिट, निबंध यूनिट पूरा कंप्लीट करा दिया। नोट से एक एक पॉइंट जितने भी हैं 11 निबंध टू द पॉइंट पूरा कंप्लीट है। 199 में आप उसको ले सकते हैं। और ये जो है आपका 3-3 जो है आपका ऐप पे चल रहा है फिलहाल के लिए क्लास, है ना। अब इसमें जैसे विषय सूची आप देखेंगे तो भूमिका हमने पहले भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट था। भूमिका से काफी क्वेश्चन बनते हैं, जिसको मैंने बार बार जब डिस्कशन कराया था फिर भी पूरी भूमिका को वापस से रिवाइज कराया था। अभ्रंश काल में भी आपने देखा हिंदी भाषा साहित्य के संदर्भ में बहुत सारी बातें की थी। फिर अभ्रंश काव्य आप समझिए कि जितने भी अभ्रंश काव्य की रचनाएं जो भी डाउट है वो सारे आपके इसको डाउट सेशन में हमने क्लियर कर दिया था। इसी क्रम में जब रीति काल पढ़ने वाले हैं तो रीति काल में या अन्य किताबों से इसमें तुलना करें तो क्या चीज अलग है। मैंने ये पाया क्योंकि मैंने शुक्ल जी का भी किताब पढ़ाया हुआ है, पूरा लगभग चैनल पे कराया है। और इनका जो है आप आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे तो आधुनिक हिंदी साहित्य तो पूरा आधुनिक का है, वो आपको पीछे का नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब डॉक्टर नगेन के हिंदी साहित्य को इतिहास को पढ़ेंगे तो अभी हम जैसे ये रीति काल इनका करा रहे हैं बच्चन जी का, तो देखेंगे आप ना आधुनिक हिंदी साहित्य जो है डॉक्टर नगेंद्र वाली किताब में वो बच्चन जी वाला ही लिखा गया है, तो वो सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम रीतिकाल वहां से कराएंगे तो एक भिन्न राइटर किस तरीके से रीतिकाल पे सोचता है, या जब आप शुक्ल जी को भी पढ़ रहे होंगे और इनको, तो बड़ा तुलनात्मक ढंग से आप चीजों को कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जो अब हमारे सारे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, लेखन पद्धति पर बेस्ड हो गया है, तो वो आपका थोड़ा सा ना आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है वो जानना चाहते हैं हर एक चीज पे। मुझे अच्छी बात ये किताब को पढ़ने के दौरान ये लगा, आपको समझाने के दौरान, कि इसमें ऐसा है ना कि थोड़ा सा आप देखेंगे कि बच्चन जी ऐसे आपसे बात करते हुए चल रहे हैं कि जैसे कोई भी पॉइंट जो है, क्योंकि ये कहते हैं कि शुक्ल जी को हम पूरे साहित्य के केंद्र में रखते हैं, उनसे भिन्न अगर हम सोचें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनसे अलग सोचा जा सा है। ऐसा मतलब एक चैलेंज के तौर पे इन्होंने लिया था। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो वहां पे समझना चाहिए कि उससे भी आगे चीजें हैं। और इन्होंने ये भी आपको समझा दिया था कि 1929 का उनका पहला संस्करण, 1940 का उनका परिवर्धित संस्करण जब आया, इसके बाद की बात कैसे आप जानेंगे, तो उसके जानने के लिए हम अगर दूसरा इतिहास ला रहे हैं तो आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात पता है क्या इसमें, इसमें अच्छी बात ये लगी कि हर एक चीज का, जैसे जब हम बात करते हैं कि रीतिकाल का, अगर नामकरण का जो इनका पहला टॉपिक है नामकरण का, अब अगर ये जो रीतिकाल के नामकरण की बात करते हैं तो ये रीतिकाल का शुक्ल जी का भी नामकरण की बात करते हैं। मिश्र बंधु अगर कह रहे हैं तो मिश्र बंधु की भी बात कर रहे हैं, या अन्य राइटर कुछ नाम रख रहे हैं उसकी भी बात करें। और हर एक चीज पे आपको मतलब कि तर्क से सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि अगर रीतिकाल को शुक्ल जी ने रीतिकाल किया तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रीतिकाल है, या अगर मिश्र बंधु ने अलंकृत बोला तो अलंकृत है, या विश्वनाथ ने अगर श्रृंगार बोला तो श्रृंगार काल है। ये तीनों में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्यों है, कौन सा है।
और फिर इन्होंने कंक्लूड किया उस बात को। तो इससे क्या होता है कि जब आप फैक्ट वाली किताब में उस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो जैसे ये एकदम लगता है कि आई ओपनिंग बिल्कुल हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ें मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था। वहाँ तो सिर्फ मैं ये पढ़ता हूँ कि श्रृंगार काल नाम इसने दिया या अलंकृत काल इन्होंने दिया, रीति काव्य ग्रियर्सन ने दिया। लेकिन रीति काव्य ग्रियर्सन अगर दिए तो रीति काव्य से प्रभावित होकर शुक्ल जी लिख रहे हैं ये बात, या अगर जो है श्रृंगार काल की बात अगर हम देख रहे हैं कि क्या नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कर रहे हैं, तो उस बात को शुक्ल जी पहले ही कह देते हैं कि दो ही प्रवृत्तियां हैं, आप चाहे तो इसको श्रृंगार काल कह सकते हैं। तो एक जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, आपके इंटरव्यूज से लेके कहीं पे भी आपको प्रेजेंट करना, कॉपी में भी चीज़ों को लिखना है, तो आपको ना बहुत अच्छी जो क्लियरिटी होती है वो हो जाती है किताब पढ़ने से। वो चीज़ आप गाइड से तथ्य रट सकते हैं, लेकिन ये जो समझने वाली बात है वो नहीं मिल पाएगा। अब पता लगा कि आपने इनको पढ़ा और शुक्ल जी को भी पढ़ा, और इवन आप डॉक्टर नगेंद्र का किताब तो ऐसे ही संपादक मंडलों से भरा पड़ा है, विषय विशेषज्ञों से, वहाँ पे भी रीतिकाल पढ़ा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी दृष्टि आपको पूरे साहित्य को लेके हो जाएगा, और अनडाउटली अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो आपके साहित्य पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसलिए हम लोग चलें थोड़ा सा हम नोट्स पे। इन्होंने देखिए विभाजित कैसे किया है, इसमें सबसे पहले सामंती परिवेश प्रेरणा स्रोत टॉपिक में रखा है। इसके बाद इन्होंने बद्ध रीति में रीति चेतस, काव्य चेतस, अन्य कवि रखा है। फिर मुक्त रीति काव्य में इन्होंने अभिजात वर्ग, स्वच्छंद काव्य धारा रखा है। फिर हिंदी की उर्दू शैली का काव्य रीति इतर में इन्होंने वीर काव्य, भक्ति काव्य, प्रेमाख्यान, नीति काव्य, अंतर्विरोध, इस तरीके से इन्होंने पूरा विभाजित किया है। इसके बाद आधुनिक काल शुरू हो जाता है, तो हम आगे करेंगे। अब देखिए जब रीतिकाल आप पढ़ते हैं 1650 से 1857, ये जो समय है यानी 1857 की क्रांति तक का, ये समय बच्चन जी मान के चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रीतिकाल के नामकरण से परिचित कराते हैं। इसके बाद फिर सामंती परिवेश की बात करते हैं। सामंती परिवेश तो यहाँ पे जिस तरीके से विभाजन इन्होंने दिया है, नामकरण के बाद ये आपके सामंती परिवेश पे आते हैं, कुछ समय की पृष्ठभूमि क्या रही है। इसके बाद पहले बद्ध रीति, अब देखिए इन्होंने जैसे हम लोग कहते हैं नहीं रीतिबद्ध, हम कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं रीतिबद्ध, और मुक्त रीति को क्या कहते हैं रीति मुक्त कहते हैं। इस पे इन्होंने बहुत स्पष्ट बात रखी है कि हमको रीति काव्य को मुक्त आगे क्यों लगाना चाहिए, रीति काव्य में बद्ध आगे क्यों लगाना चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में भी आपको साक्षात्कार के दौरान पूछा जा सकता है कि बच्चन जी ने रीति काव्य में बद्ध आगे क्यों जोड़ा, रीति काव्य में मुक्त आगे जोड़ने की आवश्यकता क्या थी जब रीतिबद्ध और रीति मुक्त ऑलरेडी प्रचलन में था। ऐसी चीज़ें हम कहाँ से उत्तर दे पाएंगे, वो सारी चीज़ों का उत्तर आपको यहाँ पे अच्छे से मिलेगा। हम सबसे पहले नामकरण पे बात करें तो एक एक चीज़ मैंने प्रीवियस के क्लास में करा दिया है, ये तो आपको एक डेमो के तौर पे बीच बीच में क्लास दिया जा रहा है, बाकी आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं एक बात करती हूँ उनका कि इन्होंने जब कहा कि रीतिकाल, अगर हम रीतिकाल को रीतिकाल कह रहे हैं तो इन्होंने कहा देखिए जो रीतिकाल नाम रखा गया है वैसे तो ये श्रेय जाता है शुक्ल जी को, यानी रीतिकाल का नाम रीतिकाल रखने का श्रेय वैसे शुक्ल जी को जाता है। और इनके हिसाब से कहते हैं अगर हम इस चीज़ को कहें कि प्रवृत्ति की दृष्टि से, है ना, यहाँ पे अगर कहें कि प्रवृत्ति की दृष्टि से, तो प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल से बेहतर कोई उपयुक्त नाम नहीं हो सकता, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि आप जब मिश्र बंधु की बात करो तो मिश्र बंधु ने इसको क्या कहा है, इसको उन्होंने कहा अलंकृत काल, और अलंकृत काल को भी मिश्र बंधु ने पूर्वालंकृत में उत्तरालंकृत में ये विभाजन कर दिया है। और जब ये पूर्वालंकृत की बात करते हैं तो उनमें भी कहते हैं कि इन्होंने अपने 7 अध्याय में भूषण और देव इनके कथनों का जो है विवेचन किया है। और सेम चीज उत्तरालंकृत में देखें तो दास और पद्माकर, इनका जो दास और पद्माकर का जो काल है उसका वर्णन है। यानी अलंकृत मध्यकाल अगर ये नाम रख रहे हैं तो पूरे, एक तो इन्होंने पहले भी डिफाइन किया कि मध्यकाल संकीर्णता का प्रतीक है, इसलिए मध्यकाल को मध्यकाल भक्ति काल से जोड़ के नहीं देखते, ये इन्होंने अलंकृत मध्यकाल नाम रखा है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने पूर्व अलंकृत उत्तरा में बांटा है, इसमें 7 अध्याय में भूषण देव का कथन, इनका विवेचन है, दास और पद्माकर का पूरा वर्णन विवेचन जो है आपको उत्तरालंकृत में मिलेगा। और इसी आधार पे कहते हैं कि इन्होंने नाम रख दिया क्या, अलंकृत काल। अब आपको अलंकृत काल अगर ये कह रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि आपको कितना प्रासंगिक लगता है अगर ये अलंकृत काल कहते हैं तो। अब कहते हैं कि अगर देखो अलंकृत कहाँ से आया है, तो अलंकृत ये शब्द के बारे में कहते हैं कि जैसे विंटरनेट्स हैं इनके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है कि संस्कृत काव्य को ऑर्नेट काव्य भी कहते हैं ये। और यहाँ पे जो अलंकृत शब्द है तो इस समय के कवियों को कहते हैं जो भी लिखते हैं अपने सालंकार के साथ लिखने का ज़्यादा प्रयास किया गया है, तो इसलिए आप देखेंगे जो प्रवृत्तिगत विशेषता में अलंकार है वो ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने
अलंकृत काल कह दिया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि बच्चन जी कह रहे हैं कि मान लो अगर मैंने कह दिया कि ठीक है ज्यादा उपयुक्त तो अलंकृत काल है, तो अलंकृत शब्द अपने अर्थ की अगर देखें तो संकीर्ण सीमा में उस काल की और भी प्रवृत्तियां हैं, उनकी विशेषताओं को समाहित नहीं करता। तो मुझे ये नहीं लगता तार्किक ढंग से इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। इसी तरीके से तो उत्तर लेखन में आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर करना होता है 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, कि अलंकृत काल को अलंकृत काल क्यों कहा गया या क्यों नहीं कहा जाना चाहिए या ज्यादा उपयुक्त रीति काल क्यों है। हमें उत्तर में जब भी उत्तर लेखन करना होता है बिल्कुल ऐसे ही करना होता है। तो उन्होंने कहा कि और जो प्रवृत्तियां हैं विशेषताएं वो तो समाहित नहीं हो पाएंगी, तो क्या ही मतलब है रखने का। दूसरी चीज जैसे देव हैं, मतराम हैं, पद्माकर हैं, धनानंद है, इनकी कीर्ति अगर आप ये कहें कि उनके काव्यात्मक सौंदर्य पर है तो काव्यात्मक सौंदर्य पर है, ना कि उनके भाषागत अलंकार पर है। तो सिर्फ आप अलंकार के आधार पे किसी के यानी अलंकार के आधार पे किसी कालखंड का नाम रख दे रहे हो या किसी विशेष कवि को उसी के आधार पे जो है उनका विवेचन उनका मूल्य निकाल रहे हो, तो वो तो गलत हो गया। यानी देव हैं, मतिराम है, पद्माकर हैं, ये सब इनकी कीर्ति तो काव्यात्मक सौंदर्य पर है ना, काव्य की सौंदर्य पे, ना कि भाषागत अर्थवत्ता चमत्कार पे इतना ज्यादा है। वो इसलिए अलंकार पे ही विशेष रूप पे अगर आप ध्यान देंगे तो कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। अब अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि ठीक है रीतिकाल, क्या शुक्ल जी के मन में ऐसे ही आया कि इसका नाम रीतिकाल रख दिया जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर शुक्ल जी रीतिकाल को रीतिकाल कहते तो क्या उनके मन में ऐसे ही आ गया कि ये रीतिकाल बहुत उपयुक्त है। कहते नहीं, उनकी प्रेरणा जो ये मानते हैं बच्चन जी की वो रीति काव्य जो है इसके पूर्व में आप देखेंगे, जैसे आप हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आप पढ़ते हो ग्रियर्सन को, ताजी को, तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको जब इस किताब को ग्रियर्सन के पढ़ते हो तो कह रहे थे कि इसी के 7वें अध्याय में यदि देखें तो रीति काव्य कहा गया है, यानी इसको जो है रीति काव्य कहा गया। और कहीं ना कहीं कहती है इसी रीति काव्य से अगर देखें तो इसी रीति काव्य से शुक्ल जी प्रभावित होंगे, इसीलिए इन्होंने रीतिकाल नाम रखा है। तो इसमें योगदान ग्रियर्सन का भी है। और ग्रियर्सन के संबंध में फिर एक खास बात ये बताते हैं कि जब आप ग्रियर्सन का पढ़ने जाते हो तो उसमें कई राइटरों के नाम का उल्लेख उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने केशवदास का, बलभद्र का, सुंदर का, चिंतामणि का, भूषण का, मतिराम का, प्रतापशाही का। ये जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो ऐसे नाम पूछ लिया जाता है कि किसको किसको इन्होंने इसके तहत रखा है। तो जैसे केशव को, बलभद्र को, सुंदर को, चिंतामणि को, भूषण को, मतिराम को, प्रतापशाही, इन सबको रखा है। लेकिन किसको इन्होंने नहीं रखा, बिहारी जो है, बिहारी की गणना इसमें नहीं की है। तो कह रहे हैं कि अब जब इन्होंने सारी चीज़ों को कॉपी करना चाहा होगा या वहां से प्रेरणा लिया ना होगा, तो कह रहे हैं कि सब चीज़ तो मिला लेकिन एक चीज़ शुक्ल जी के लिए दिक्कत करती है, तो उनको तर्क संगत आधार विभाजन का मिला नहीं। इसलिए उनको लगा कि एक काम करते हैं, जब आप शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने प्रकरणों में विभाजन किया है, जो अन्य बचते हैं फुटकल कवियों में रख देते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे कहते हैं फिर उनको जब तर्क संगत विभाजन का आधार नहीं मिला तो उन्होंने फिर जब श्रेणी बनाई होगी तो उन्होंने रीति ग्रंथकार की श्रेणी बना दी, रीति ग्रंथकार कवि, और भी जो बचे उनको शेष कवियों की श्रेणी में रख दिए। लेकिन क्या ये सोचने की बात है कि इन्होंने बिहारी को जो है अन्य कवियों में रखा है या रीति ग्रंथकार कवि में। अब देखिए यहाँ पे तुरंत बच्चन जी फिर आपके दिमाग में एक कौतूहल उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं कि सोचिए कि शुक्ल जी जो है बिहारी को, क्योंकि एक चीज आप देखेंगे शुक्ल जी जिसको प्रश्रय देना चाहते हैं, इनकी जिनकी महत्व को स्वीकार करते हैं, तो उनको एक विशेष स्थान देके ही चलते हैं इतिहास में। तो बच्चन जी कह रहे हैं तर्क के आधार पर आप कसने की कोशिश करो कि क्या सच में इन्होंने जो है रीति ग्रंथकार कवि में बिहारी जी को रखा, तो तर्कवादी दृष्टि से वो सही है कि नहीं। तो ये क्या कहते हैं, उन्होंने अगर देखें तो बिहारी को रीति ग्रंथकार कवियों के वर्ग में रखा है। किसको, बिहारी को, यानी बिहारी को ये कह रहे हैं कि अगर देखें तो इन्होंने जो है बिहारी को किस में रखा है, बिहारी को इन्होंने रखा है रीति ग्रंथकार कवि में। रीति ग्रंथकार कवि में रखा है इसका मतलब इन्होंने कुछ रीति ग्रंथ लिखा होगा, तो यही बात फंस जाती है। बिहारी ने ऐसा कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा है, इस हिसाब से तो उनको नहीं रखना चाहिए। अब कह रहे हैं लेकिन शुक्ल जी को पता है हमारे बात वाले भी खोजबीन तो करेंगे ही, तो कहते हैं इसलिए शुक्ल जी ने पहले ही कह दिया था कि जैसा कि कहा जा चुका है दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर जरूर था, इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में ना रखकर उत्काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा। उन्हें पता था कि कोई ना कोई क्वेश्चन कर ही देगा। कह रहे हैं कि मेरे समझ तो यही आता है कि उन्होंने जब
कर रहे थे अपना, लेकिन तो लक्षणों पर ध्यान तो गया था। अब उनको कैसे बेचारे को फुटकल में रख दी, फुटकल में तो जो बच्चे उनको रखते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, उनको प्रतिनिधि में उठा के रख दिया। तो बच्चन जी कहते हैं अगर आपने उनको प्रतिनिधि में उठा के इस तरीके से रख दिया, जो कि जिस आधार पे आप उनको रख रहे हैं, अगर वो उसकी कसौटी को, उस मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो भी आप रख रहे हो और अपनी बात भी प्रूफ कर रहे हो। तो एक बात बताओ, चूंकि बिहारी ने तो रीति ग्रंथ नहीं लिखा, तो रीति ग्रंथ कहना अवैज्ञानिक है। और अगर उनको कह रहे हो तो ऐसे ही अमरूक शतक है, आर्या सप्तशती, ये जो भी है इस हिसाब से तो जैसे बिहारी को आपने रखा है तो रीति ग्रंथ ये भी कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये बात सोचिए, कितनी तर्क वाली बातों के साथ अपनी बातों को रखते हुए चल रहे हैं। तो अब आपको ये समझ में आओगा कि रीतिकाल का नाम शुक्ल जी ने रीतिकाल क्यों रखा, किससे प्रभावित है। अगर मिश्र बंधु ने अलंकृत मध्यकाल कहा तो उसके पीछे के मोटिव क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। अब इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको दूसरी चीज मिलता है, रीति से अभिप्राय के संबंध में बातें। हमने बहुत डिटेल में पिछले क्लास में सब कराए, यहाँ पे तो बस आपको समझा रहे हैं कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं यहाँ पे समझने के लिए। ऐसे ही जब दूसरे टॉपिक पे आते हैं तो ये रीति से अभिप्राय की बात करते हैं कि रीति से अर्थ क्या निकलता है। दरअसल हम सबों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि संस्कृत के काव्यशास्त्र से हम देखते हैं बात की, हिंदी काव्यशास्त्र बड़े प्रभावित रहे, और खासकर आप देखो रीतिकाल। रीतिकाल में आप देखेंगे जो दरबारी राजा थे, उनको एक समय लगा चस्का कि हमें भी जो है उच्च लक्षण ग्रंथ वाले चीजों को समझना है। अब इनके सामने, क्योंकि जो रीतिकाल के कवि थे उनको जीविकोपार्जन का साधन, उनको धनार्जन करना था, उनका कोई उद्देश्य नहीं था। जो इन्होंने कुंभन दास के संबंध में एक बात का जिक्र किया है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे कुंभन दास हैं, अकबर के बुलाने पे चले गए तो उन्होंने कहा संतन को सीखने से कहाँ काम, या संत जो लोग हैं उनको धनोपार्जन से क्या मतलब, वो तो पूरी भक्ति भाव से, श्रद्धा से अपने प्रभु के प्रति जो है समर्पित होते हैं। लेकिन जो रीतिकाल के कवि हैं उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था कि हम जो भी कविता करें हमारे राजागण खुश हो, हमें भैया एक अच्छी पदवी मिले और पैसा मिले। तो हर एक काल की आप देखेंगे ना, तो जैसे मान लो जब आदि काल में जाते हो आप, तो आदि काल में आप देखते वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों के साथ जो रचनाएं होती हैं वो किस लिए होती है, बीटा परक रचनाएं, कि उन्हें भी खुश किया जाए, या जो भी जीत हासिल करनी है तो एक मोटिवेशन का काम भी करता रहे। भक्ति काल किस उद्देश्य से लिखा गया उसके अलग उद्देश्य। ऐसा रीतिकाल जो है, रीतिकाल के जो भी कविगण हैं उनका उद्देश्य क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि रीति से अभिप्राय अगर देखें तो पहली बात तो जो रीति संप्रदाय हम पढ़ते हैं उससे नहीं है। अगर उस चीज का अर्थ निकालने जाए तो रीति से अभिप्राय अगर कहते हैं आचार्यों ने बताया है, तो आचार्यों ने बताया है रीति का अभिप्राय विशिष्ट पद रचना से होता है। जाहिर है कि हिंदी में कहते हैं रीति शब्द इस अर्थ में नहीं ग्रहण किया गया, इसके अलग अर्थों में इसको ग्रहण किया गया है। अब इन्होंने और विस्तार से उस चीज को आगे बताया है कि आप ये देखो कि जो आपका संस्कृत साहित्य है उसमें जो आचार्य लिखते थे तो बाकायदा वो ना आपको अलग उदाहरण देते थे पुष्ट्यार्थ करने के लिए, उसमें अपना स्वरचित लक्षण उदाहरण कुछ भी नहीं कर देते थे। बाकी जब आप हिंदी में देखेंगे उसी चीज को समझाने के लिए, राजाओं को समझाने के लिए इन्होंने स्वरचित अपने जो उदाहरण थे उन सबको मेंशन करते चले गए ये लोग। ये कभी कभी उसको काव्य रीति, रस रीति, अलंकार रीति अपने अनुसार चीजों को गढ़ते चले गए। इसी संबंध में कहते हैं दास ने भी लिखा था कि काव्य की रीति सीखी, सु कबीर सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। तो इस आधार पे इनकी जो है रचनाएं की गई हैं। इसी तरीके से चिंतामणि है, देव है, प्रतापशाही है, सुंदर है, ये लोग भी क्या कहते हैं कि रीति सुभाषा कवित्व की, या कवि रीति, ये इन सब का इनके प्रयोग में ये आता है। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि केशव के संबंध में शुक्ल जी ने एक बात लिखी है। केशव के संबंध में शुक्ल जी ने क्या लिखा है कि इसमें संदेह ही नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। देखिए आचार्य केशव और चिंतामणि इनको लेके भी एक प्रश्न उठता है कि पहले पहल किसने शुरुआत की और परंपरा को एक तरीके से चलायमान किसने रखा। तो ये कह रहे हैं कि केशव के संबंध में शुक्ल जी कह रहे हैं इसमें संदेह तो नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश अगर किसी ने किया है सबसे पहले वो तो करने वाले आचार्य केशव थे। लेकिन फिर बच्चन जी कहते हैं कि इन्होंने आचार्य केशव को कह दिया, एक बधे बधाए लेख पे चल के बिना विवेचना करे उनके अर्थ को इन्होंने स्वीकार कर लिया। क्या ये बात बिल्कुल सही है? अभी आगे ये चीज स्पष्ट हुआ। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्होंने इसको तो श्रृंगार काल कह दिया। अब श्रृंगार काल कहने का ये मतलब हो जाएगा कि जो रीति की संकीर्ण सीमा है उसमें घनानंद,
ठाकुर बोधा, ये तो आते नहीं, क्योंकि ये तो रीति मुक्त वाले कवि है, अपने मन की मर्जी वाले उस तरीके से लिखते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब ये कहते हैं रीति मुक्त, तो कहते हैं जरा इसका अर्थ निकालो। रीति मुक्त मतलब रीति ही परिपाटी से पूरी तरह आजाद। और कभी आप घनानंद ठाकुर बोधा आलम इनकी रचनाओं को उठा के देखो तो आपको लगेगा नहीं कि पूरी तरीके से रीति से आजाद है, इस तरीके से नहीं लिखा गया है। इसीलिए आप देखेंगे ना कि रीति मुक्त को नाम चेंज करके मुक्त रीति कर देते हैं, जिसका अर्थ ये आगे समझाते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। आगे कहते हैं कि अगर आप श्रृंगार काल कह रहे हो तो ये ध्यान रखो, शुक्ल जी तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वाले श्रृंगार काल की बात तो पहले ही कह गए हैं। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता तो इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की रही। अगर आप मतलब मन है आपका कहने का श्रृंगार काल तो कह सकते हो। इसका मतलब विश्वनाथ ने जो चीज बाद में कही, शुक्ल जी ने कह रहे हैं उसको कह ही दिया था, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं लगता है श्रृंगार काल। बस ये कि कहते हैं कि जो श्रृंगार काल की बात करें तो श्रृंगार काल नाम स्वीकार कर लेने पे जो भूषण आदि कवि हैं उनके लिए फूल खाते की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखो रीति काल में नीति काव्य भी लिखा गया, वीर काव्य भी लिखा गया, तो वो सब कहाँ जाएगा, ये चीज है। और फिर कहते हैं कि अगर श्रृंगार काल नाम मिश्र जी रख देते हैं तो ये बताओ श्रृंगार काल नाम रखने से ही क्या वो पूरी तरीके से आजाद हो जाते हैं। रीतिबद्ध और रीति मुक्त, जो रीतिबद्ध है और रीति मुक्त जो है, इसका जब वो और आगे विभाजन देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो रीतिबद्ध है उसको रीतिनद्ध और रीति सिद्ध में विभाजित करते हैं। इसका मतलब पूरी तरह संतुष्टि अगर देखें तो उस नाम से श्रृंगार काल से नहीं हो पाता है। फिर आगे ऐसे ही कहते हैं नगेंद्र जी जो रीतिबद्ध जो कवि हैं उनको भी दो श्रेणी में बांटते हैं। और रीति से बधे वाले कवियों को ये आचार्य कवि और काव्य कवि, यानी एक ऐसे कवि हैं जो आचार्य के उसमें आते हैं जिनमें आचारत्व गुण प्रधान है और दूसरे में कवित्व प्रधान। तो अगर देखें जिनमें आचारत्व प्रधान है, कवित्व गुण है, उसमें इन्होंने फिर विभाजन किया कि सर्वांग निरूपक होते हैं, रस निरूपक होते हैं, अलंकार निरूपक होते हैं, पिंगल निरूपक होते हैं। और काव्य कवि में आप देखेंगे तो कवित्व गुण प्रधान होता है। तो क्या आपके दिमाग में नहीं आता कि देव को आचार्य कहें या कवि कहें, क्योंकि डॉक्टर नगीन ने जिस हिसाब से बांटा है तो उनको किस में रखना चाहिए या केसों को किस में रखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है। आचार्यत्व को लेकर क्वेश्चन आता है, कभी उस पर हम बात करेंगे। रीति काल के अभी तक कहते हैं कि अगर मान्य पद्धति के हिसाब से देखें तो जो कहा जाता है वो रीतिबद्ध और रीति मुक्त, लेकिन कहते हैं कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त मेरी दृष्टि से अगर देखें तो ये जो रीतिबद्ध नाम रखा जाता है और जो है एक नाम रखा जाता है रीति मुक्त, यही प्रचलन में है। कह रहे मेरे हिसाब से ये जो है वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि रीति मुक्त कवि में आप घनानंद ठाकुर बोधा इनको तो रख देते हो, जरा इनकी रचनाओं को पढ़ के देखो क्या बिल्कुल रीति का प्रभाव नहीं है। तो ये चीज ना थोड़ा सा अप्रासंगिक इनको लगता है, इसलिए कहते हैं कि अगर इसी को आप इस तरह कर देते हो, मान लो इसको आपने कर दिया बद्ध रीति और रीति मुक्त का अगर आप नाम जो है उसको मुक्त रीति का अगर थोड़ा सा आप चेंज कर दे रहे हो रीति मुक्त को और कर दे रहे हो मुक्त रीति, तो ये करने से अगर इस तरीके से आप कर दे दो तो मुक्त रीति का अभिप्राय क्या है, आपसे कोई पूछेगा मुक्त रीति का क्या मतलब है, मुक्त रीति का अभिप्राय थोड़ा विस्तार हो जाएगा कि रीति से मुक्त होते हुए भी रीति को लिए रहना। समझ रहे हैं, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे भी। आप रीति से तो मुक्त हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए रीति से मुक्त तो हैं, रीति से मुक्त होते हुए भी रीति को लिए रहना, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा आपको। ऐसे ही बिल्कुल मुक्त छंद से अगर मुक्त होते हुए भी छंदत्व विरहित नहीं होना, तो सुविधा की दृष्टि से अगर जो बद्ध रीति कवि हैं कह रहे उनको भी दो श्रेणियों में विभाजित कर दो। आपको अगर लग रहा है तो इनको और भी अच्छे से और कर दो, इनको आप रीति चेतस और काव्य चेतस, यानी जो रीति से बधे कवि हैं उनको एक कह दो रीति के प्रति चेतनशील है, एक काव्य के प्रति चेतनशील है। और जो रीति के प्रति चेतनशील है वो कौन से हैं, चिंतामणि है, भिखारी दास। और जो काव्य की चेतना के प्रति है उसमें देव है, मतिराम है, पद्माकर है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि इस तरीके से अगर आप बांट के देख रहे हो, इससे आपको क्या पता चला कि जो पहला है वो रीति के प्रति विशेष चैतन्य अवस्था में, दूसरा काव्य के प्रति है। और फिर आप जब मुक्त रीति की बात करते हो तो मुक्त रीति को भी दो भागों में बांट दो, एक क्लासिक में बांट दो, एक स्वच्छंद में बांट दो। और जो क्लासिक श्रेणी है उसमें केवल और केवल बिहारी आ जाएंगे,
एक ऐसे अकेले कवि जिनने सच में उनको कहते हैं कि केवल बिहारी ऐसे हैं जिनको आप क्लासिकल कह सकते हैं। तो ऐसे अगर आप इनको इस श्रेणी में रख देंगे तो उन्हें मुक्त रीति वर्ग में रखने से शुक्ल जी की उस त्रुटि का भी परिहार हो जाएगा जिसके तहत उन्होंने बिहारी को रीति ग्रंथकार कवियों में रखा है। अगर आप उनको क्लासिकल कह दे रहे हो तो फिर उनका भी जो है रीति ग्रंथकार कवियों में रखा है वो त्रुटि भी परिहारित हो जाएगा। दूसरी चीज, आप जितने और भी बच रहे हैं, घनानंद है, ठाकुर है, आलम है, इनको स्वच्छंद कवियों के तहत रख दीजिए। तो इस तरीके से जो है बहुत अच्छे से इन्होंने पूरे रीतिकाल के नामकरण पे बहुत डिटेल में बात की। और पिछले क्लास में मैं, क्योंकि वो तो घंटे भर का क्लास है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ें जो बहुत अच्छे से समझाई है पूरे क्लास में। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है सामंती परिवेश के बारे में भी बताते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जब आप पूरे रीतिकाल के सामंती परिवेश को समझना चाहते हैं तो ये फिर बताते हैं कैसे भक्ति काल के जो कवि हैं तो उनके यहाँ सीकरी से कोई काम नहीं था, पर रीतिकालीन के कवियों को सरे नाम को काम, एक भी काम उनकी सीकरी से नहीं होता। यानी प्रबंध की व्यवस्था इनके यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे हर एक व्यक्ति का ना किसी भी चीज को करने का एक उद्देश्य होता है। मान लो मैं पढ़ा रही हूँ तो एक उद्देश्य होगा उसके पीछे। ऐसे ही कहते हैं अगर जायसी थे, अगर वो आपकी हिंदी में पदार्पण करते, पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखते, तो उसके पीछे उन्होंने स्पष्ट लास्ट में कर दिया है कि मकु यह रहे जगत महचीना, मैं चाहता हूँ कि अंत तक मुझे जगत पहचानता रहे। ये तुलसीदास अगर काव्य की रचना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जगत की भलाई के लिए कर रहे हैं। सुरसरी सन सबका हित हो, एक उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य है। लेकिन भक्त कवि हैं, उनको जीविकोपार्जन के लिए धनार्जन इन सबसे मतलब नहीं है, वो तो पूरी तरीके से लोगों को समर्पित है। इसलिए आप देखेंगे जब रीतिकालीन कवि सचेत रूप से लिखते हैं तो सचेत रूप से वो कविता के लिए ही लिख रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए लिख रहे हैं। इसीलिए कवि लोग कविता के सौदागर कहे जा रहे हैं और सौदागरी पूंजीवाद इस युग में आ चुका था। इसलिए तो देव ने भी सुकवि को कविता का सौदागर कहा। या पद्माकर ने आखर लगाए लेत लाखन की सीमा हो, ये कहते हैं। या अन्य कवि भी अगर इस संबंध में लेखनी के प्रति देखें तो वो खेद व्यक्त करते हैं कि क्या चीजें हैं, नर को बखान करो तो नारथ सरे, ऐसी कविताई को बहाए दीजो पानी में। या ठाकुर सो कवि भावत मोही, जो राज सभा में बड़प्पन पावे। या कभी गाली तो लास्ट में कहते कहते ये भी कह देते, गाले वजीफा पार हो दो शाह को दुआ, वे दिन गए कहते थे नौकर नहीं है हम। इस तरीके से देव भी उस समय की महलों का, क्योंकि देखिए वो सब आश्रयदाताओं के भोगपरक जीवन का उल्लेख कर रहे हैं, उनके जीवन को यश सम्मान का कारण समझ रहे हैं और वास्तविकता और संभावना में कह रहे हैं। बहुत अद्भुत मिश्रण आपको इस समय के कवि में देखने को मिलेगा। इसलिए देव कहते हैं, उज्ज्वल अखंड खंड सताएं महल महामंडल सवारो चंद्रमंडल की चोटी, भीतर हूँ ललानी के जलानी विशाल ज्योति, बाहर जुनाई जगी ज्योतिन की चोटी। इस तरीके से तो नगर के बाहर उनके उपवनों में भारतीय और पारसी पुरुष के कैसे बहार है, कैसे मतलब उनके शयन कक्ष हैं, क्या है, जो पूरा एकदम राशि ठाट बाट है। सामंती जो दिनचर्या है ना उसका अद्भुत वर्णन। और इतना ही वर्णन देव के अष्टयाम में भी कह रहे हैं उनकी रचना में देखने को मिलेगा। उस समय के वसंत और वर्षा अपने आप में उद्दीपन का होता था, मादक द्रव्यों को एकत्र करने के लिए कोई ये लोग गलती नहीं करते थे। मतलब एकदम राशि ठाट बाट का वर्णन है। आपको कहीं से कहीं नहीं लगेगा कि जो रचनाओं में समाज के मुद्दे होने चाहिए, प्रगतिशील मुद्दे होने चाहिए, सब कुछ भी साहित्य का दूर दूर से सरोकार नहीं है। ये सब सामंती शान के आदर्श हैं और इन आदर्शों से कहते गांव का कोई नाता नहीं था। इसलिए नागर संस्कृति में बिहारी ने गांव की हैसी उड़ाने में कोई कसर नहीं की। तो सारे इतिहास ग्रंथ वो कहते हैं निचोड़ने पर भी अगर आपको सामंती परिवेश के बारे में यथार्थ समझना है तो आप इस समय के कवियों की इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप भली भांति उससे परिचित हो जाएंगे। फिर इसके बाद वो प्रेरणा स्रोत पे आते हैं और अलग अलग प्रेरणा स्रोत के संदर्भ में बात करते हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में क्लास करवाया है और लगातार ये क्लास चल रहा है। अभी भी हम कहेंगे जिनको बहुत अच्छे से सारे साहित्य को कवर करना है, अनडाउटली हम कह सकते हैं ये बहुत ही आपके लिए लाभान्वित होने वाला क्लास है। और भविष्य में आप 2 साल तक इससे लगातार पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए और इसके बाद आप कोई भी गाइड से पढ़ेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन लगाएंगे, आपकी समझ बेहतर होगी और उत्तर लेखन में तो ये बहुत मददगार होगा क्लास। तो आज के लिए धन्यवाद। और क्लास के संबंध में मैंने जानकारी दे दी है, बाकी नंबर भी दिया रहता है, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो नंबर दिया रहता है, आप बात कर सकते हैं। बाकी ये क्लास चल रहा है, काफ़ी बच्चे लिए भी हैं।